हेलो फ्रेंड्स, पीके क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास होने वाली है ईवीएस पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस की। सीटेट सितंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में, उस एग्ज़ाम के लिए जो ईवीएस की पेडागोजी आती है, उस पेडागोजी के आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो को पूरा देखें, सारे क्वेश्चंस अच्छे से देखें। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, तो आप कोई भी नए क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन है शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक शब्दावली याद करवाना। बी ऑप्शन है बाहरी दुनिया के अनुभवों को कक्षा के अधिगम से जोड़ना। सी ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता विकसित करना। या डी ऑप्शन है आपका पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास प्रश्नों को हल करना। तो ईवीएस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए शब्दावली याद करवाना बिल्कुल नहीं होगा। देखिए शब्दावली याद करवाना नहीं है, रूट लर्निंग हमको करवानी नहीं है। वैज्ञानिक शब्दावली याद करवाना बिल्कुल गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन क्या है आपका, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता विकसित करना, ये भी नहीं है ईवीएस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। सी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए, पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास प्रश्नों को हल करना, ये भी नहीं है ईवीएस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बी ऑप्शन क्या है, बाहरी दुनिया के अनुभवों को कक्षा के अधिगम से जोड़ना, ये ईवीएस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, बाहरी दुनिया के अनुभवों को कक्षा के अधिगम से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्क्रीन पर, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों और कविताओं का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है। प्राथमिक यानी कि प्राइमरी लेवल पर ईवीएस की पुस्तकों में कहानियों और कविताओं का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है। ए ऑप्शन है बच्चों में साहित्यिक कौशल विकसित करना। बी ऑप्शन है विषय को सीखने के लिए संदर्भित वातावरण प्रदान करना। सी ऑप्शन है पाठ को आसान और आनंददायक बनाना। या डी ऑप्शन है रूटीन दिनचर्या में बदलाव करना। तो देखो सेकंड का राइट आंसर आपका क्या होगा। देखो बच्चों में साहित्यिक कौशल विकसित करना बिल्कुल नहीं है, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए, पाठ को आसान और आनंददायक बनाने के लिए कहानी और कविताओं का उपयोग किया जाता है, नहीं, सी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन क्या है, रूटीन दिनचर्या में बदलाव लाना, ये भी नहीं है आपका कारण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विषय को सीखने के लिए संदर्भित वातावरण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, विषय को सीखने के लिए संदर्भित वातावरण प्रदान करना। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों और कविताओं का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है, विषय को सीखने के लिए संदर्भित वातावरण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका अपने छात्रों को एक स्थानीय बाग में ले जाती है। यह गतिविधि किस शिक्षण विधि के अंतर्गत आती है। क्या करती है एक शिक्षिका, पर्यावरण की
पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका अपने छात्रों को एक स्थानीय बाग में ले जाती है। यह गतिविधि किस शिक्षण विधि के अंतर्गत आती है? ए ऑप्शन है आपका प्रयोगशाला विधि, बी ऑप्शन है आपका व्याख्यान विधि, सी ऑप्शन है आपका फील्ड ट्रिप विधि, या डी ऑप्शन है आपका परियोजना विधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, प्रयोगशाला विधि नहीं है ये, ठीक है, व्याख्यान विधि भी नहीं है ये, और प्रोजेक्ट मेथड भी नहीं है, परियोजना विधि भी नहीं है। छात्रों को एक स्थानीय बाग में लेकर जा रही है शिक्षिका, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका क्या कर रही है? अपने छात्रों को एक स्थानीय बाग में लेकर जा रही है। तो ना तो ये प्रयोगशाला विधि है, ना ही ये व्याख्यान विधि है, ना ही ये परियोजना विधि है। ये क्या है? क्षेत्रीय भ्रमण है, फील्ड ट्रिप है, ठीक है। कौन सी विधि है? फील्ड ट्रिप विधि है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, क्षेत्रीय भ्रमण विधि, फील्ड ट्रिप विधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर है। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को पानी की कमी और संरक्षण विषय पढ़ाते समय सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होगा? मतलब कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को पानी की कमी और संरक्षण विषय पढ़ाते समय सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होगा? ए ऑप्शन है पानी के महत्व पर एक लंबा भाषण देना, बी ऑप्शन है छात्रों से अपने घरों में पानी के उपयोग का वाटर ऑडिट यानी कि पानी का हिसाब करने को कहना, सी ऑप्शन है ब्लैक बोर्ड पर साफ सुथरा चित्र बनाना, या डी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक को जोर जोर से पढ़ने के लिए कहना। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो है पाठ्य पुस्तक को जोर जोर से पढ़ने के लिए कहना, ये कोई प्रभावी तरीका नहीं है। इसको सबसे पहले इसी को काटिए, डी को। सी देखिए ब्लैक बोर्ड पर साफ सुथरा चित्र बनाना, ये भी नहीं है, सी भी कट जाएगा। और देखिए ए ऑप्शन क्या है? पानी के महत्व पर एक लंबा भाषण देना, ये भी कोई प्रभावी तरीका नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, छात्रों से अपने घरों में पानी के उपयोग का वाटर ऑडिट यानी कि पानी का हिसाब करने को कहना। पानी की कमी और संरक्षण सब विषय हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो सबसे प्रभावी तरीका यही है कि छात्रों से अपने घरों में पानी के उपयोग का वाटर ऑडिट करने को कहना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, छात्रों से अपने घरों में पानी के उपयोग का वाटर ऑडिट करने को कहना। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार प्राथमिक स्तर पर यानी कि प्राइमरी लेवल पर ईवीएस का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? ए ऑप्शन है इंटीग्रेटेड होना चाहिए, बी ऑप्शन है आपका सब्जेक्ट सेंट्रिक होना चाहिए, सी ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट होना चाहिए, या डी ऑप्शन है केवल सैद्धांतिक होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, केवल सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए, डी ऑप्शन काट दो। अमूर्त से मूर्त की ओर एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट भी नहीं होना चाहिए, सी भी काट दीजिए। और देखिए, विषय आधारित भी नहीं होना चाहिए, बी ऑप्शन भी काट दीजिए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इंटीग्रेटेड होना चाहिए, एकीकृत होना चाहिए। एनसीएफ के अकॉर्डिंग क्या है? प्राइमरी लेवल पर ईवीएस का पाठ्यक्रम इंटीग्रेटेड होना चाहिए यानी कि एकीकृत होना चाहिए। 5th का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ये सतत और व्यापक मूल्यांकन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ईवीएस में सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? ईवीएस में सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन है छात्रों को ग्रेड और अंक प्रदान करना, बी ऑप्शन है छात्रों की याद रखने की क्षमता का परीक्षण करना। पहले इन 2 ऑप्शन को देख लेते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। देखिए, तो आपका राइट आंसर देखो, छात्रों को ग्रेड और अंक प्रदान करना नहीं है सीसीई का मुख्य उद्देश्य, काट दो। छात्रों की याद रखने की क्षमता का परीक्षण करना,
ये भी नहीं है। बी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। आगे देखते हैं, CCE का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है ना ये। सी ऑप्शन है आपका अधिगम की कमियों को पहचानना और सुधारात्मक उपाय करना, या डी ऑप्शन है शिक्षकों के प्रदर्शन का आकलन करना। तो ये भी नहीं है, शिक्षकों के प्रदर्शन का आकलन करना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिगम की कमियों को पहचानना और सुधारात्मक उपाय करना। यानी कि EVS में जो CCE है, सतत और व्यापक मूल्यांकन, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अधिगम की कमियों को पहचानना और सुधारात्मक उपाय करना। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, इसको जूम आउट करना पड़ेगा। अब ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। एक शिक्षक कक्षा में विभिन्न प्रकार के घोंसलों को दिखाने के लिए वास्तविक चित्रों का उपयोग करता है। यहाँ शिक्षक किस सिद्धांत का पालन कर रहा है। एक शिक्षक है, वो कक्षा में विभिन्न प्रकार के घोंसलों को दिखाने के लिए वास्तविक चित्रों का उपयोग कर रहा है। तो यह शिक्षक किस सिद्धांत का पालन कर रहा है। ए ऑप्शन है आपका अमूर्त से मूर्त का सिद्धांत, बी ऑप्शन है मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत, सी ऑप्शन है जटिल से सरल का सिद्धांत, या डी ऑप्शन है अज्ञात से ज्ञात का सिद्धांत। तो 7 का राइट आंसर क्या हुआ, देखो अमूर्त से मूर्त का सिद्धांत नहीं है, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। जटिल से सरल का सिद्धांत भी नहीं है, सी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। अज्ञात से ज्ञात का सिद्धांत भी नहीं है, डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत है। क्या है ये, मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत। ठीक है, एक शिक्षक क्या कर रहा है, विभिन्न प्रकार के घोंसलों को दिखाने के लिए वास्तविक चित्रों का उपयोग कर रहा है। तो ये कौन सा सिद्धांत का पालन कर रहा है, मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत का पालन कर रहा है। 7 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 8, सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके क्वेश्चंस, 8 ज़्यादा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा EVS सीखने का एक सक्रिय सूचक है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा EVS सीखने का एक सक्रिय यानी कि एक्टिव इंडिकेटर है। ए ऑप्शन है आपका परिभाषाओं को रटना, बी ऑप्शन है सहपाठियों के साथ चर्चा और प्रश्न पूछना, सी ऑप्शन है शिक्षिका के व्याख्यान को चुपचाप सुनना, डी ऑप्शन है आपका पाठ्य पुस्तक से उत्तरों की नकल करना। देखो नकल करना तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, नकल करना काट दीजिए, कॉपी करना काट दीजिए, रटना भी काट दीजिए, परिभाषाओं को आपको रटना नहीं है, व्याख्यान को शिक्षिका के व्याख्यान को चुपचाप भी नहीं सुनना है, ये सारे कट हो जाएंगे। बी ऑप्शन बचा। EVS सीखने का एक्टिव इंडिकेटर क्या है, सहपाठियों के साथ चर्चा और प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सहपाठियों के साथ चर्चा करना और प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है। ए ऑप्शन है एकल विषयक है, बी ऑप्शन है बहुविषयक और अंतः विषयक है, सी ऑप्शन है केवल विज्ञान आधारित है, डी ऑप्शन है केवल सामाजिक विज्ञान आधारित है। तो 9 का राइट आंसर क्या होगा आपका, देखो केवल विज्ञान आधारित है, नहीं, केवल विज्ञान आधारित है, केवल ही विज्ञान आधारित है कह रहा है ये, बिल्कुल नहीं। केवल सामाजिक विज्ञान आधारित है, ये भी नहीं है, डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। ए ऑप्शन देखिए एकल विषयक है, बिल्कुल नहीं। तो आपकी पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है, बहुविषयक है और अंतः विषयक है, ठीक है, बहुविषयक है और अंतः विषयक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहुविषयक और अंतः विषयक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे देखिएगा आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है,
इसको थोड़ा ज़्यादा जूम आउट करना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन है ये। चलिए इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सा और। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। कक्षा 5 के छात्रों को फूड चेन की अवधारणा समझाने के लिए सबसे उपयुक्त सहायक सामग्री क्या होगी। कक्षा 5 के छात्रों को हमें क्या सिखाना है, फूड चेन का कॉन्सेप्ट समझाना है। तो उसके लिए TLM कौन सा सबसे उपयुक्त रहेगा। ए ऑप्शन है जीवों के चित्र वाले फ्लैश कार्ड और उनका क्रम बनाना। बी ऑप्शन है केवल ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखना। सी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक की परिभाषा पढ़ाना। या डी ऑप्शन है एक लंबा निबंध लिखवाना। तो देखिए एक लंबा निबंध लिखवाना बिल्कुल काट दीजिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। निबंध लिखवाने से हमें फूड चेन पढ़ानी है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक की परिभाषा पढ़ाने से भी कोई मतलब नहीं है, सी भी काट दीजिए। केवल ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखना, इससे भी कोई मतलब नहीं है, ये कोई TLM थोड़ी है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जीवों के चित्र वाले फ्लैश कार्ड और उनका क्रम बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, जीवों के चित्र वाले फ्लैश कार्ड और उनका क्रम बनाना। जीवों के चित्र वाले फ्लैश कार्ड और उनका क्रम बनाना फूड चेन कॉन्सेप्ट को समझाने का एक सबसे उपयुक्त TLM है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। EVS की कक्षा में समेकित या एकीकृत दृष्टिकोण का क्या अर्थ है। EVS की क्लास में समेकित या एकीकृत दृष्टिकोण का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को अलग अलग पढ़ाना। बी ऑप्शन है पर्यावरण शिक्षा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एक साथ जोड़कर पढ़ाना। सी ऑप्शन है केवल पर्यावरण के मुद्दों पर बात करना। या डी ऑप्शन है भाषा और गणित से EVS को पूरी तरह अलग रखना। देखो भाषा और गणित से EVS को पूरी तरह अलग रखना बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा, हमें भाषा और गणित से EVS को पूरी तरह अलग नहीं रखना है। सी ऑप्शन देखिए केवल पर्यावरण के मुद्दों पर बात करना, बिल्कुल नहीं। EVS की कक्षा में समेकित या एकीकृत का क्या मतलब है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को अलग अलग पढ़ाना, बिल्कुल नहीं। ए ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। तो बचा आपका बी ऑप्शन, पर्यावरण शिक्षा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एक साथ जोड़कर पढ़ाना। यही क्या है, समेकित या एकीकृत दृष्टिकोण का अर्थ है EVS की क्लास में, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा, पर्यावरण शिक्षा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एक साथ जोड़कर पढ़ाना। एकीकृत करना मतलब एक साथ जोड़कर पढ़ाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। इसको भी हमें थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा, क्वेश्चन बड़ा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है क्या। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों में पर्यावरणीय चेतना विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। बच्चों में कैसी चेतना विकसित करनी है, पर्यावरणीय चेतना हमको विकसित करनी है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है। ए ऑप्शन है उन्हें पर्यावरण प्रदूषण पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाना, वृत्तचित्र मतलब डॉक्यूमेंट्री दिखाना। बी ऑप्शन है उन्हें पौधों की देखभाल करने और एक पौधा गोद लेने के लिए प्रोत्साहित करना। हमें पर्यावरणीय चेतना विकसित करनी है बच्चों में। तो देखिए ये ऑप्शन क्या है, उन्हें पर्यावरण पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाना, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है। पर्यावरणीय चेतना को विकसित करने का ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। उन्हें पौधों की देखभाल करनी है और एक पौधा गोद लेने के लिए प्रोत्साहित करना, ये हमें पॉजिटिव लग रहा है। अभी फ़िलहाल इसको राइट लगा देते हैं, 2 ऑप्शन और चेक करते हैं, ठीक है। 13 देखिए, उन्हें पर्यावरण की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने को देना, इसका कोई मतलब ही नहीं है, काट दो। पर्यावरण की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने को थोड़ी देना है हमें बच्चों को, हमें पर्यावरणीय चेतना विकसित करनी है बच्चे के अंदर, ठीक है। परीक्षा में पर्यावरण के कठिन प्रश्न पूछना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। डी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। हमें पर्यावरणीय चेतना विकसित करनी है, तो हमने जो पॉजिटिव लगाया था वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरणीय चेतना विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है,
उन्हें पौधों की देखभाल करने और एक पौधा गोद लेने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बच्चों में पर्यावरणीय चेतना विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें पौधों की देखभाल करने और उन्हें एक पौधा गोद लेने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है 13 क्वेश्चन भी। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राथमिक स्तर पर यानी कि प्राइमरी लेवल पर पर्यावरण अध्ययन में खेल और गतिविधियाँ क्यों महत्वपूर्ण है। प्राइमरी लेवल पर ईवीएस में पर्यावरण अध्ययन में खेल और गतिविधियाँ क्यों महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है, वे कक्षा का अनुशासन बनाए रखने में मदद करते हैं। बी ऑप्शन है, वे बच्चों को बिना किसी उद्देश्य के व्यस्त रखते हैं। सी ऑप्शन है, वे बच्चों को करके सीखने का अवसर देते हैं। या डी ऑप्शन है, वे केवल मनोरंजन के साधन हैं। तो केवल मनोरंजन के साधन है, बिल्कुल काट दो। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल कट जाएगा। खेल और गतिविधियाँ मनोरंजन का साधन है, ये नहीं है। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है ये पूछ रहा है, खेल और गतिविधियाँ ईवीएस में क्यों महत्वपूर्ण है। तो मनोरंजन का साधन है इसलिए महत्वपूर्ण है, नहीं। वे बच्चों को बिना किसी उद्देश्य के व्यस्त रखते हैं, बिजी रखते हैं। बी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा, इसलिए भी महत्वपूर्ण नहीं है। ए ऑप्शन है, वे कक्षा का अनुशासन बनाए रखने में मदद करते हैं, ये इसलिए महत्वपूर्ण है। खेल और गतिविधियाँ नहीं। ए ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बचा आपका। वे बच्चों को करके सीखने का अवसर देते हैं, लर्निंग बाई डूइंग का अवसर देते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, खेल और गतिविधियाँ क्यों महत्वपूर्ण है ईवीएस में, क्योंकि वे बच्चों को करके सीखने यानी कि लर्निंग बाई डूइंग का अवसर देते हैं। 13 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ईवीएस के आकलन यानी कि असेसमेंट में पोर्टफोलियो क्या है। ईवीएस के आकलन में पोर्टफोलियो क्या है। ए ऑप्शन है, सत्र के अंत में ली जाने वाली एक लिखित परीक्षा है। बी ऑप्शन है, एक निश्चित अवधि में बच्चे के काम का व्यवस्थित और क्रमिक संग्रह है। सी ऑप्शन है, केवल बच्चे के खेल कूद का रिकॉर्ड है। या डी ऑप्शन है, शिक्षक द्वारा बनाई गई दैनिक डायरी है। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो परीक्षा नहीं है, ये सत्र के अंत में ली जाने वाली एक लिखित परीक्षा नहीं है ईवीएस के आकलन में पोर्टफोलियो। ठीक है, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। सी ऑप्शन देख लिए, केवल बच्चे के खेल कूद का रिकॉर्ड है, ये भी नहीं है पोर्टफोलियो, सी भी कट हो जाएगा। शिक्षक द्वारा बनाई गई दैनिक डायरी भी नहीं है, डी ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन देख लिए, एक निश्चित अवधि में बच्चे के काम का व्यवस्थित और क्रमिक संग्रह है पोर्टफोलियो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, एक निश्चित अवधि में बच्चों के काम का व्यवस्थित और क्रमिक संग्रह है ईवीएस के आकलन में पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, इसको तो हमें जूम आउट करना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए, यदि कोई छात्र कक्षा में लगातार पर्यावरण से जुड़े संवेदनशील मुद्दों जैसे कचरा प्रबंधन पर सवाल उठाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। यदि कोई छात्र कक्षा में लगातार पर्यावरण से जुड़े संवेदनशील मुद्दे जैसे कि कचरा प्रबंधन पर सवाल उठाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन है, छात्र को डांटकर चुप करा देना चाहिए। बी ऑप्शन है, उसके प्रश्नों की सराहना करनी चाहिए और कक्षा में उस पर सार्थक चर्चा करनी चाहिए। सी ऑप्शन है, उसे प्रधानाचार्य के पास भेज देना चाहिए। या डी ऑप्शन है, उसे केवल पाठ्य पुस्तक पर ध्यान देने को कहना चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए चुप नहीं कराना है उसे डांट कर, ए ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। उसे प्रधानाचार्य के पास भी नहीं भेजना है, सी भी कट हो जाएगा। उसे केवल पाठ्य पुस्तक पर ध्यान देने को कहना चाहिए, डी भी कट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चा क्या कर रहा है, कचरा प्रबंधन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सवाल पूछ रहा है तो आपको उसके प्रश्नों की सराहना करनी चाहिए और कक्षा में उस पर सार्थक चर्चा करनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। उसके प्रश्नों की सराहना करनी चाहिए और उस पर सार्थक चर्चा करनी चाहिए। बच्चा तो अच्छा काम कर रहा है, वो पर्यावरण से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर सवाल पूछ रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको उसके प्रश्नों की सराहना करनी चाहिए और कक्षा में उस पर सार्थक चर्चा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके आज के ईवीएस पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सीटेट सितंबर 2026 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं 15 क्वेश्चंस। इन पूरे 15 क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस न्यू क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल, और इनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। फिर आपके सामने चाहे कोई भी नया क्वेश्चन आ जाए, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको पढ़ाई की देखने को मिलती रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चों तक भी ये क्लासेस पहुंच सकें और वो भी इस क्लासेस का लाभ उठा सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।